आज हम लोग जानेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या-क्या हैं, उसका एडवांटेज, उसका डिसएडवांटेज के बारे में, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, ठीक है? तो स्टॉक मार्केट को ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा मार्केट है, वो एक मार्केट प्लेस है, जहाँ पर अलग-अलग तरीके का सिक्योरिटीज़, मतलब जो उसका स्टॉक्स है या सिक्योरिटीज़, कुछ ऐसा चीज़ जिसको सिक्योर करना चाहे, वो मैनेज होता है या उसको कंट्रोल किया जाता है कि ठीक है, एक आराम से एक सही जगह पर, जहाँ पर कोई मैनिपुलेशन ना हो सके, जहाँ पर कोई डाका नहीं डाल सके, ठीक है? ऐसे एक मार्केट को बोलते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट, ठीक है? अब ऐसे जो मार्केट्स हैं, वहाँ पे नॉर्मल क्या होता है, क्या काम होता है वहाँ पर, तो जैसे हम बताएं कि बाय किया जाता है, कोई चीज़ को ख़रीदा जाएगा, किसी को बेचा जाएगा, या फिर जो अलग अलग जो ऐसा कंपनी से जो अपना शेयर खरीदवाना चाहता है, जो अपना शेयर बेचना चाहता है, ऐसे ऐसे शेयर का इशू किया जाएगा कि हाँ देखो भाई, 10 शेयर हम बेचना चाह रहे हैं, किसको कितना लेना है, कितना पैसा में लेना है, ठीक है? तो ऐसे जगह को, ऐसे मार्केट को हम लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट, ठीक है? अब यहाँ पर जो ये काम होता है, ये जो एक्टिविटीज़ होती है, ये कैसे होती है? ये होता है ओवर द काउंटर, मतलब इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ज़्यादा हलकटगिरी नहीं करने का, यहाँ काउंटर से काम नहीं होता है, ठीक है? ये डायरेक्ट ओवर द काउंटर है, जो कि एक सेट रेगुलेशंस बना दिया गया है, एक कानून बना दिया गया है, उसी के तहत यहाँ पर ख़रीदा और बेचा जा सकता है, और आपको एक जगह से दूसरे जगह दौड़ने का कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसी को बोलते हैं ओवर द काउंटर, ठीक है? अब यहाँ पर जैसे कोई भी देश में, जैसे इंडिया में 2 तरह का स्टॉक मार्केट है, ठीक है? एक है एनएससी और एक है बीएसई, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? तो एनएससी और बीएसई में क्या अंतर है, और बीएसई और निफ्टी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है निफ्टी। तो निफ्टी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या अंतर है, वो आप मेरे चैनल के अलग वीडियो में जान सकते हैं, ठीक है? तो ये जो मार्केट है, ये एक तरह से, जैसे हम बताएं कि स्टॉक्स खरीदने और बेचने का जगह है, ठीक है? यहाँ पर बहुत सारे बायर्स होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ख़रीदार होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे बेचने वाले होते हैं, ठीक है? जो खुद में इंटरेक्ट करते हैं, खुद में बातचीत करते हैं और ट्रांजैक्शन करते हैं, एक चीज़ से दूसरे जगह ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है? और यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब जो ख़रीदना चाहता है या जो बेचना चाहता है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर फेयर प्राइस मिलता है। अब जैसे मान लेते हैं कि ये मेरे पास 1 किलो आम है, ठीक है? मेरे पास 1 किलो आम है और ख़रीदने वाला है यहाँ पर 100, ठीक? और हम बोले कि जो 30 रुपया देगा हम उसको बेच देंगे, ठीक है? 100 में से 50 आदमी हमको 30 रुपया देने वाला है, ठीक है? और 50 आदमी हमको 40 रुपया देने वाला है। लेकिन हम पहले क्या बोले थे, यहाँ पर मेरा दाम है 30 रुपया, तो हम 30 रुपया में ही 50 आदमी को देंगे, 40 रुपया वाले 50 आदमी को नहीं देंगे, ठीक है? लेकिन जब उसका डिमांड बढ़ जाएगा, तो हम इसका शेयर भी बढ़ा देंगे। हम बोलेंगे कि अब 30 रुपया नहीं, हम 35 रुपया में बेचेंगे, ठीक है? तो जो हमको 35 रुपया देगा, उसी को हम बस बेचेंगे, ठीक है? 40 रुपया वाले को हम नहीं बेच सकते हैं, ठीक है? तो ये एक तरह का नियम है, एक तरह का कानून है, जो कि इस जो आपका ये मार्केट है, उसको एक तरह का यूनिक चीज़ बनाता है, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि अब इसका कुछ फीचर्स के बारे में देखते हैं, ठीक है? तो जैसे हम बताएं, यहाँ पर फेयर डीलिंग होता है, यहाँ पर जो सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन होगा वो फेयर होता है। जैसे कि मान लेते हैं इंडिया सीमेंट मेरा, हम बोले कि ठीक है, हम ऑर्डर लेंगे, ठीक है? अब 3 आदमी हम बोले कि 3 शेयर्स का बेचेंगे। पहला आदमी 110, 105, 105, 110 और 100 रुपया में, ठीक है? अब मान लेते हैं 4 आदमी है जो कि लेना चाहता है 110, 112, 115, 120 में, ठीक है? अब जो हम बताए थे कि हम 110 रुपये में बेचना चाहेंगे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दाम किसका है, 110 रुपये का, ठीक है? तो यहाँ पर जब कैलकुलेट किया है इसको, तो इसका निकला 110 रुपया इसका दाम होगा, ठीक है? तो ये 110 रुपया में ही बेच देगा, 112, 115, 120 में नहीं बेचेगा, ठीक है? इसलिए ये एक तरह से फेयर डील हो गया, ठीक है? इसमें फेयर नियम लग गया कि 120 रुपया ज़्यादा दे रहा था, उसमें हम नहीं बेचे, 110 रुपया जो मेरा मेन था उसी पे हम बेचे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर जो प्राइस डिस्कवरी होता है, जो प्राइस बनता है, वो एकदम इफ़िशिएंटली बनता है, उसमें कोई लकड़-दुक्कड़ नहीं होता है, ठीक है? कैसे ये बनता है? तो जैसे हम बताएं कि बेचेगा ज़्यादा, अगर एक कोई कंपनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गया, उसका ज़्यादा स्टॉक्स बिक गया, तो उसका प्राइस हाई हो जाएगा। किसी का प्राइस गिर रहा है तो वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है? अब जैसे डिमांड और सप्लाई फैक्टर पे बात होता है, जैसे हम बोले जिसका डिमांड बढ़ गया वो उसका प्राइस हाई, जिसका डिमांड घट गया उसका प्राइस लो। तो इसमें किसी का हाथ नहीं है, इसमें इन्वेस्टर्स का हाथ है सिर्फ, समझे? अब लिक्विडिटी मेंटेनेंस कि पैसा फ्लो कैसे करेगा, ठीक है? पैसा फ्लो कैसे करेगा?
अब जैसे मान लेते हैं कि कोई एक इन्वेस्टर है, हम ही हैं, और हमको रिलायंस का लेना है 5 शेयर, ठीक है। तो जैसे ही हम उसका 5 शेयर खरीदे, हम अपना पैसा दिए, मेरे पास वो 5 शेयर आ जाना चाहिए, ठीक है। और उसका दाम बढ़े या घटे बाद में वो कोई मतलब नहीं है उसका, हम जिस टाइम पे उसका ऑर्डर किए हैं हमको उसी टाइम पे पैसा मिलना चाहिए। समझ में आ गई बात। जैसे हम 500 रुपया का 5 शेयर ऑर्डर कर दिए तो 2500 रुपया बना, हमको 2500 रुपया में ही वो शेयर मिल जाएगा। अब 5 मिनट या 10 मिनट या एक दिन के बाद अगर उसका दाम 600 रुपया हो गया तो उसमें हमको नहीं मिलेगा, यही 500 रुपया में ही हमको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह लिक्विडिटी मेंटेनेंस हो गया। उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे हम लोग, उसका वैलिडिटी रहेगा मेरे पास, उसका सब कुछ चेक रहेगा, उसका पूरा प्रमाण रहेगा, उसका सर्टिफिकेशन रहेगा मेरे पास, ठीक है। जिससे कि बाद में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो और कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं हो सके, ठीक है। और जैसे जो अलग अलग तरीका का पार्टिसिपेंट होता है, कोई भी स्टॉक मार्केट में अलग अलग रूप का आदमी होता है, जैसे कि अलग अलग रूप का काम करने वाला होगा। जैसे कि इन्वेस्टर होगा, ट्रेडर होगा जो ट्रेडिंग करेगा, स्पेकुलेटर्स होगा जो देखेगा पहले कि समझेगा, कोई हेजर्स होगा, ठीक है। और कोई कोई ऐसा होगा जिसको कि पता ही नहीं होगा कि वो क्या काम कर रहा है, ठीक है। उसको ये पता नहीं होगा कि वो उसका स्टॉक्स मार्केट में कैसा ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग कंपनी, ऐसे अलग अलग इन्वेस्टर्स काम करते हैं एक स्टॉक मार्केट में, ठीक है। इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन करना भी स्टॉक मार्केट का एक फीचर है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर होता है, जैसे जैसे हम बताए, छोटा मोटा इन्वेस्टर्स भी होता है जिसको पता ही नहीं है कि वो उसका क्या क्या अलग अलग पेचीदा रूल है, ठीक है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन करना भी स्टॉक मार्केट का एक ज़रूरी महत्व बन जाता है, ठीक है। अब इसका एडवांटेज ये है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के बाद कभी भी आपका पैसा हाई हो सकता है और वो रिटर्न दे सकता है बैंक से अच्छा। और डिसएडवांटेज यही है कि आपका पैसा डूब भी सकता है। तो ये एक रिस्क वाला एरिया है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, उसका एडवांटेज, उसका फीचर्स, उसका डिसएडवांटेज, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए इस पर, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।